And we're going live on Facebook now. साबिन कोइकेर जीवोते जोहार अन्या अनुतुम आशीष बिरुली तने मेरा नाम है आशीष बिरुली और मैं आदिवासी लाइफ मैटर का को फाउंडर हूँ और साथ ही मैं फोटो जर्नलिस्ट भी हूँ और आदिवासी लाइफ मैटर में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा काम रहता है और मेरे मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स भी जुड़े हैं। अंकुश वेंगुर्लेकर हमारे वन ऑफ द को फाउंडर है। निशा ज्वाइन की है जो हमारी फंडरेजर है। इवेंजलिना जो हमारी सोशल मीडिया मैनेजर है और हमारी सीनियर एडिटर है। और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ आदिवासी लाइफ मैटर के बारे थोड़ा सा कि आदिवासी लाइफ मैटर जो ये हमारा जो जर्नी है इट स्टार्टेड इन 2016 जब अंकुश ने जादूगोड़ा एक साइकिल यात्रा पे आए थे और जब उस वक्त अंकुश से मेरी मुलाकात हुई थी और उस समय अंकुश से मैंने एक अपनी स्टोरी मैंने शेयर किया कि मैं यहाँ पर जो यहाँ की जो आदिवासी समुदाय है मैं उनकी कहानी बताता हूँ। तो वहां से एक एक आइडिया आया कि एक आदिवासी लड़का खुद की कहानी बता रहा है और हमने वहां से एक इस आइडिया पे काम किया कि क्यों ना हम ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाएं जहां आदिवासियों को हम ट्रेन करें ताकि वो अपनी कहानी बता सके। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि हमारे पास जो यंत्र है आज के वक्त पे जो मोबाइल है उसको हम पॉजिटिवली कैसे यूज करें, क्योंकि आदिवासी हमेशा से जाने जाते हैं कि वो हमेशा से ओरली अपनी स्टोरीज बताते हैं, लेकिन आज का समय है मॉडर्न। हमें कहीं ना कहीं कदम से कदम मिला करके चलना है ये मॉडर्न जमाने के साथ 21st सेंचुरी पे। तो हम आदिवासियों को ये ट्रेन करते हैं कि आपकी कहानी आप मोबाइल के जरिए जो आपके पास जो इक्विपमेंट अवेलेबल है आप उससे कैसे कहानी बता सकते हैं। तो आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं आपके मोबाइल से। तो ये हमने शुरू किया। तो ये 2016 से शुरू किया और आज तक हम करते आ रहे हैं। तो हमारा काम हो रहा है 3 स्टेट्स में। वी आर डूइंग दोज ऑफिशियली वी आर ऑपरेटिंग इन 3 स्टेट्स, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और त्रिपुरा पे। और ये 3 स्टेट्स पे हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम झारखंड की कहानी बहुत ज्यादा सुनने को आता है, लेकिन ये 3 स्टेट्स पे हम कहानी ज्यादा नहीं सुन पाते। तो हमें लगा कि हम ये 3 स्टेट्स पे ही ज्यादा फोकस करें और हम सक्सेसफुली जो आदिवासी समाज है और नॉन आदिवासी समाज है उनके सपोर्ट से हम आज तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और ये जो आज का जो पैनल हमारा डिस्कशन है, हमने इसमें 3 पैनलिस्ट है जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं और एक हमारे साथी जो है बहुत ही सपोर्टिव हमारे आदिवासी लाई है जो सुमित भगत है, उनको भी इनवाइट किए हैं। और इसमें ये देखा जा सकता है कि ये सक्सेसफुल जो हमारा जर्नी है ये दोनों कम्युनिटी के सपोर्ट के कारण हुआ है। तो हमारे जो पैनलिस्ट है, सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा निरंजन जी हमारे उरांव कम्युनिटी से आते हैं। निरंजन कुमार जो वो हमारे फिल्म डायरेक्टर है, स्क्रीन राइटर है और उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड 2015 में एक जीता भी है और 2016 में जीता है और बहुत सारे फिल्म्स उन्होंने बनाई है। वो मल्टी लैंग्वेज में बनाते हैं। चाइनीज में उन्होंने बनाया है, कुडुक लैंग्वेज में बनाया है, मुंडारी पे बनाया है, उराव पे बनाया है और अन्य इसके और बहुत सारे फिल्म्स। और हमारे साथ है स्नेहा मुंडारी। स्नेहा मुंडारी
आपको जान के बहुत गर्व महसूस होगा कि मुंडा आदिवासी समाज में स्नेहा मुंडारी सबसे पहली मुंडा कम्युनिटी की पहली फीमेल फिल्म मेकर है, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है हम लोगों के लिए, क्योंकि मैं हूँ आदिवासी समाज से आता हूँ, लेकिन मैं वो मुंडा ट्री से ही बिलोंग करता हूँ। तो ये पर्सनली मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने वो उड़ीसा से बिलोंग करती है और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई है, Abua Paika आबू Kabu Bagya. काबू बागे। Abua Paika Kabu अबू Bagya. पाएगा काबू भाग गया। और ये जो फिल्म है ये बहुत सारे मोर देन 50 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग किया गया है ये मूवी, ये उनकी फिल्म। और वो NID की स्टूडेंट है और उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है। और हमारे साथ है सिमित जी। तो सिमित जी एक बहुत ही सपोर्टिव एलआई है आदिवासी कम्युनिटी के लिए, और वो करीबन बहुत सालों से आदिवासियों की कहानी बताते आ रहे हैं। वो इसलिए भी बताते आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आदिवासियों की कहानी बताने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं वो लैक करता है कि आदिवासी समाज में उस जितना होना चाहिए, जितने कहानी सुननी चाहिए, लोगों तक आनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो वो एक कदम आगे बढ़ा करके वो काम कर रहे हैं। और हमारे साथ लिपिका सिंह दराई है। लिपिका सिंह दराई Hello everyone. मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से है और उन्होंने भी बहुत सारी फिल्म बनाई है। और वो उन्होंने पूरे भारत में आदिवासी कम्युनिटी से, और अगर मैंने जितना मुझे अपनी जानकारी पे जितनी है, ये जानकारी है कि लिपिका ने करीबन करीब करीबन करीबन 10 साल हो चुके हैं उनकी फिल्म जर्नी में। और उन्होंने 10 साल पे उन्होंने जो भी फिल्म बनाई है उनमें से उन्होंने 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं, जो कि उनमें से मैंने कुछ फिल्म पर्सनली देखे भी हैं, जो कि दी वाटरफॉल है एक, वही मैंने देखा है, जो कि मेरी पसंदीदा एक मूवी है। और ये आदिवासी समाज के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है, क्योंकि ये बहुत ही एपिक है। और इसी के साथ मैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका परिचय अंत करता हूँ, और अभी हम लोग आगे डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। और निरंजन भाई से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। निरंजन भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि हम आदिवासी जो हैं, हम हमेशा से जो कहानी हम बताते हैं ओरली जाने जाते हैं। हम लोग हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम कहानी सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे परदादा, दे हैव ऑलवेज शेयर देयर स्टोरीज कि ओरली हमेशा से वो बताएं। तो वो हमारा परंपरा रहा है हमेशा से। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि फिल्म मेकिंग की दुनिया में मैं कदम रखूं, एक आदिवासी, और फिर मैं विजुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए आदिवासियों की कहानी बताऊं? ये कैसे हुआ आपके लाइफ में? जी, ये तो सबसे पहले इसका बीज जो है बहुत ही अजीब सा ऐसा है। मेरे माँ बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, डॉक्टर बनने का सपना था घर वाले सभी का। मेरा भी हो गया था उस तरीके का। बट देन थोड़ा कुछ समय ट्राई करने के बाद, एक दो साल ट्राई करने के बाद समझ में आ गया था कि इतनी पढ़ाई मैं नहीं कर सकता जितना रिक्वायर्ड है प्रिपरेशन के लिए। तो ये समझ में आया, तो मैं सेकंड ऑल्टरनेटिव देख रहा था जर्नलिज्म की तरफ। तो फिर मैंने अप्लाई किया मास कॉम में, और मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई
चालू की, फिर उसमें भी मन नहीं, मास कॉम था तो उसमें जर्नलिज्म वगैरह बाकी सारे ये सब थे, तो उसमें भी काफी मन नहीं लगता था। नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से था बहुत टीडियस था, बट टीडियस इज नॉट, फिल्म मेकिंग में बहुत टीडियस है, पर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसमें। बट और उसकी वजह से मेरा मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत लो हो गया था कॉलेज में। फिर इसमें क्या हुआ कि फाइनल सेमेस्टर में हम लोग, फाइनल ईयर में हम लोगों को फिल्में दिखाना चालू करें। तो एक हमारा फिल्म का जो प्रोफेसर था एक, वो बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कॉलेज में दिखाते थे। बहुत सारे लोग मतलब मैं लकी हूँ कि वो दिखाते थे ऐसे फिल्में। उन्होंने विदेशों के जो गांव होते हैं तो उन लोग वहाँ के फिल्मकार फिल्मों को दिखाना शुरू किया। तो उसमें रॉबर्ट ब्रेसॉ भी था, फिर ये अकीरा कुरोसावा भी थे, फिर माइकल एंजेलो, ये सारे लोगों की फिल्में वहां पे दिखाते। तो मुझे वहां पर से मुझे लगने लगा कि उससे पहले तक मेरा ओरिएंटेशन बॉलीवुड और हॉलीवुड था। तो बॉलीवुड एक ऐसा पिक्चर पेश करता है आपके सामने कि आप एकदम अनरीचेबल लगता है आपके सामने। तो अनरीचेबल लगता था सिनेमा, और मैं इमेजिन ही नहीं कर पाता था अपने लोगों को सिनेमा में, कर ही नहीं पाता था बॉलीवुड की वजह से। फिर इन लोगों की फिल्में देखना, एंड देन गिरीश कासरवल्ली आए हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे कॉलेज में। गिरीश कासरवल्ली की फिल्में देखी हमने, जो कन्नड़ में बनाते थे। फिर अटूल गोपालकृष्णन, फिर शाजी एंड करुण बोल के एक फिल्मकार है, उनकी फिल्म पिरोही देखी थी। तो ये सब जो विजुअल्स थे, वो पगडंडी, वो जंगल, वो रास्ता, वो नदी, खेत, ये सारे विजुअल्स जो थे वो अपने थे, मेरे मेरे थे। और स्टोरीज भी जो थे, जैसे क्या नाम है हमारी द्वीपा में, वो डैम को लेकर, डैम कंस्ट्रक्शन के ऊपर बनी हुई थी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुझे लगा कि ये हमारी कहानियां भी तो ऐसी हैं, और ये सिनेमा में देखा जा सकता है, सिनेमा में हो सकता है, ये हमारा भी स्थान है सिनेमा, ये समझ में आया उस टाइम पे। फिर मेरा इंटरेस्ट जगा, और फिर जब प्रोजेक्ट्स करने के टाइम प्रोजेक्ट्स चालू हुए फाइनल सेमेस्टर में, तो उस टाइम पे मुझे एक चीज और रियलाइज हुआ कि ये काम जो शूटिंग से लेकर के एडिटिंग, साउंड, ये सब करते हुए मैं दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स भूल जाता, मतलब कोई दुख नहीं है जिंदगी में। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ऐसा एक सिचुएशन होता था कि आपका दिल दिमाग एक ही चीज पे फोकस्ड है, उसी चीज को आप बना रहे हो, बना रहे हो, बना रहे हो। उसके अलावा बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो एक्सटर्नल वर्ल्ड पे हैं, दूसरी सारी, उससे एकदम दिमाग हट जाता है। तो एक तरीके से थेराप्यूटिक भी हो गया था मेरे लिए। तो ये जब समझ में आया तो फिर मुझे फिल्म करना ही था। और सबसे बड़ी बात थी कि अपने आप को मैं जो नहीं देख पाता था सिनेमा में, आउटरीच, मतलब अनरीचेबल लगता था, आसमान में कुछ ऐसे अदर वर्ल्डली जैसा लगता था। तो वहां पर जब मैंने फिल्में देखी तो मुझे ये समझ में आया कि हमारा भी एक सिनेमा हो सकता है। तो ये हुआ। उसके बाद फिर जब मैं श्री प्रकाश के यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग मेकर हैं, श्री प्रकाश, उनके यहाँ जब काम करने आया, तो उनके द्वारा बहुत सारी चीजें, उनके जो भी उन्होंने शूट किए थे फुटेजेस, वो सारे देखना। उसके बाद उनके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री शूट्स करना जिसमें मास मूवमेंट्स वगैरह चल रहे हैं। तो जो लाइव मतलब इन डेप्थ नॉलेज ऑफ झारखंड, जो कि ऐसे रांची या फिर ऐसे घरों में रह करके उतना नहीं पता चलता है, न्यूज़पेपर से भी उतना नहीं पता चलता है, वो सब एकदम खुली आंखों से देखना और वो समझना, और भी ज्यादा सशक्त हो जाना इस चीज को लेकर के कि हमारी हमारी बातें, हमारी कहानियां, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे इश्यूज, सबका स्थान सिनेमा जैसे मीडियम में, सिनेमा जो इतना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, तो उसमें हमारी जरूरत, हम लोगों का होना बहुत जरूरी। मुझे लगा कि हम लोगों का एब्सेंस, हम नहीं है उसमें, तो वो बहुत जरूरी मुझे लगा। और फिर मैंने अप्लाई किया SRTI में, तो फिर उधर पे सिलेक्शन हो गया।
तो फिर वहां पर भी एक चीज और थी कि इतनी मतलब मैं इस चीज के लिए सर प्रिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने ये किया कि शुरू शुरू में हम लोग सारे जो स्टूडेंट्स थे वो सारे कमर्शियल टाइप के प्रोजेक्ट्स, इंटरनल प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे थे, जो हमने बॉलीवुड या हॉलीवुड में देखा था, तो उस तरीके का हम लोग कर रहे थे। तो हम लोगों को फैकल्टीज ने एक चीज बताया कि आप जो हैं, आप जो ट्राई कर रहे हो, आप वो ट्राई कर रहे हो कि आप करण जौहर जैसा बनना चाह रहे हो, या आप फरहान अख्तर जैसा बनना चाह रहे हो, या आप अनुराग कश्यप जैसा बनना चाह रहे हो। आपका रेफरेंस पॉइंट वही है ना, तो आप वही बनना चाह रहे हो। लेकिन वो अनुराग कश्यप इसलिए है क्योंकि वो अपना अपना दुनिया, अपना सोच दिखाता है। करण जौहर भी वैसा ही है, वो जिस दुनिया से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो देखते हैं वो लोग, वो उस हिसाब से बनाते हैं। फरहान अख्तर भी वैसे हाई एलिट क्लास में वो पैदा हुए, तो वो सब है। तो उनका सिनेमा इसलिए देखने में हमको अच्छा लगता है, जिनको भी अच्छा लगता है, वो इसलिए है क्योंकि वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, अपनी जिंदगी जिस तरीके से उन्होंने जिया है, देखा है, और उस प्लेटफॉर्म से जितना इमेजिन किया है, कर पाते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग फिल्में बनाते हैं। और अगर हम वो करने जाएंगे तो हम वो कहीं भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का पूरा ही इमेजिनेशन। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी कहानियां बताएं, आप अपने आप को जानें। सिर्फ आपके पैदा होने से नहीं, आपने जो देखा है सिर्फ उतना नहीं, उससे पहले के 2 जनरेशन पहले का हिस्ट्री देखिए जो कि अलाइव है, ग्रैंड पेरेंट्स में या पेरेंट्स में जो कि अलाइव है, वो सारी चीजें आपको जाननी होगी, आपको देखना होगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप जो इस दुनिया में पैदा हुए, तो आप कहाँ पे खड़े हो, where do you stand in this world? तो फिर उस चीज का क्या करना है, कि आपको गुमनामी में ये करना है। ये कम्युनिटी लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे ही नहीं। कम्युनिटी लेवल की गुमनामी में, जैसे मैं आज भी जब बाहर जाता हूँ, बाहर में लोगों को अपने बारे में बताता हूँ, हुजूर सरनेम कोई सुना हुआ नहीं रहता है, या उरांव जनजाति कौन जनजाति होती है किसी को पता नहीं। तो ये इसको ठीक कौन करे? इसको हम लोग ही मिल करके, जो अपने लोग हैं, जिसको जो जैसा इंटरेस्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी फिल्म में कर ही दो, जो भी फील्ड में आप जाएं और उस चीज को ठीक करें आप, तो वो मुझे लगा कि वो बहुत जरूरी है। और बस यही है। सुना माइक हो? धन्यवाद निरंजन भाई, आपने बहुत खूब कहा कि आपकी क्यों जरूरत है आदिवासियों के लिए। मैं ये सोच रहा था कि आपने गुरु पे मूवीज बनाई, लेकिन उसमें आपका बायो पे, आपकी जो फिल्म है, आपने चाइनीज लैंग्वेज में भी ये बनाया। तो चाइनीज में आपने क्यों बनाया, ये मैं सोच रहा था। तो ये भी मैं जानना चाह रहा था कि चाइनीज लैंग्वेज पे आपने क्यों बनाया। चाइनीज में क्यों बनाया, तो उसका तो सीधा सा जवाब है कि ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम का ये था। तो आपके जो इंस्टीट्यूट में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे कैमरा हो गया, सिनेमाटोग्राफी हो गया, एडिटिंग हो गया, साउंड हो गया, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले हो गया, तो इन सब में से जो टॉपर्स होते हैं उनको फॉरेन भेजा जाता है, तो वहां पर जाके फिल्म बनाते थे। तो नॉर्मली क्या होता था कि लोग जाते हैं और फिर बहुत घूमते फिरते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं, कुछ दिन के शूट करके, और 15-20 दिन वहां पे रह करके आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहा था वो चीज। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मेरा जो टीम था, जो साउंड, मौमिता रॉय और नरेश कंचराना और गौतम नेरुस, ये सब अलग अलग जगह से, तो ये सारे लोग, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग घूमने के लिए तो फिर भी कभी भी आ सकते हैं जिंदगी में, लेकिन एक फिल्म बनाने की अपॉर्चुनिटी जो है, जो प्रोडक्शन सारा जो होता है, प्रोडक्शन का जो बजट होता है, ये सारी चीजें, कैमरा का अवेलेबिलिटी, लोकेशंस का अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें बाद में शायद पता नहीं मिले कि नहीं मिले। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे एक फिल्म बनाते हैं। तो
ये जो फिल्म जो मदर है चाइनीज में, वो हमने 15 दिन में बनाई थी, स्क्रिप्ट टू स्क्रीन। और वहां पर वहीं पर जो लोकेशंस हम घूमे, जो जगह देख करके जो कैरेक्टर्स हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वहां पे एक बूढ़ी औरत साइकिल चला के जा रही थी, तो ये सारे इमेजेस देख करके फिर उसमें से स्टोरी गढ़ा, फिर जो उसको रीचेक कराया लोगों से कि फैक्चुअली एराटिक तो नहीं है। तो वो सारी चीजें करा करके फिर हमने वहाँ पे शूट किया, 2 दिन शूट किया। उसके बाद फिर एडिट वगैरह, पोस्ट प्रोडक्शन, साउंड वगैरह वहीं पे कर दिया, कलर ग्रेडिंग भी वहीं पे कर दिया। तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही कंस्ट्रेंट वाला प्रोसेस था वो, और तुरंत ही करना था। और वो पहली बार थी जब मैं किसी अलग लैंग्वेज पे मैं काम कर रहा था। उससे पहले मैंने कुडुक में काम किया, अलग में काम कर रहा था, और मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहां पर तो हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश तो बात नहीं, इंग्लिश में बात नहीं करते लोग, तो मुझे वो थोड़ा डर लग रहा था। बट देन एक असिस्टेंट मैंने रख लिया था जो पूरा ट्रांसलेशन करती थी वहाँ पे ऑन शूट, और मेरा स्क्रिप्ट भी उन लोगों ने पूरे ट्रांसलेट करके प्रॉपर डायलॉग्स वगैरह, और मैं क्रॉस चेक भी करके कि डायलॉग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो सब करके फिर हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया। तो तब जा करके मुझे ये समझ में आया कि लैंग्वेज असल में बैरियर नहीं होता है, जो ये बहुत ही दिमाग में पाले हुए हैं इस चीज को कि लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, उसको ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन ये है कि आपको ओवरकम करने में बस वो उतनी शिद्दत चाहिए होती है कि आप बार बार पूछें और मेक श्योर करें कि आप बहुत ज्यादा गलत तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप उस कल्चर से भी बिलोंग नहीं करते हैं, आप बाहर से जैसे कि आप आमतौर पर देखते होंगे कैसे बाहर जब मेन स्ट्रीम हमारे सोसाइटी के बारे में जब फिल्म बनाती है तो वो किस तरीके का उनका एक पर्सपेक्टिव होता है, तो ये खतरा हमेशा बना रहता है। फिर भी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बैरियर नहीं है मुझे लगता है। मैंने संताली में भी काम किया और बंगाली वगैरह में भी काम किया, तो मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज बैरियर है। अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं इमोशन से, बॉडी लैंग्वेज से, तो वो बहुत काम आता है। यू शुड बी लाइकेबल, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। अब रजत भाई, और ये है कि आदिवासी, जब आदिवासी फिल्म, हम हमेशा से ये जानते आ रहे हैं कि जब नॉन आदिवासी फिल्म्स बनाते हैं आदिवासियों के ऊपर तो बहुत मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। तो एज अ आदिवासी फिल्म मेकर आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या आप अपने लेंस के थ्रू आपने कभी मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, या फिर आप कैसे देखते हैं बाकी आदिवासी फिल्म मेकर्स को, क्या उन्हें हाँ, इतना, हाँ बोलिए। हाँ, क्या आपने खुद ऐसे आदिवासी फिल्म मेकर्स को आपने देखा है? मैं नहीं बोलूंगा कि आप नाम दो, लेकिन क्या आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि आदिवासी फिल्म मेकर्स भी कहीं ना कहीं मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं आदिवासी समाज को अपने लेंस के थ्रू, तो वो क्यों हो रहा है या नहीं होता है? मैंने इतना देखा नहीं है ये चीज की मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। I don't know who you are talking about also, but हाँ, ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो फिल्में देखी है इसमें जो नॉन ट्राइबल्स के पर्सपेक्टिव से जो बनती है, उसमें एक तो डिस्टेंस आप साफ समझ में आती है, जैसे सत्यजीत रे सर की दिन रात्रि हो गई, या ए.के. वीर सर की अरण्यपुर की एक फिल्म आई थी, वो हो गई। फिर MSG को तो भूल ही जाओ, उसको तो बैन कर दिया गया था। फिर एक फिल्म थी धर्मेंद्र के थी, क्या नाम था वो, शालीमार। शालीमार में आप देखिए तो उसमें ट्राइबल्स है उस आइलैंड में,
ट्राइबल्स रहते हैं और ट्राइबल्स वर्कर जैसे हैं वहाँ पे, उनकी सेना वगैरह में ये सब जो भी सबऑर्डिनेट्स वाले कैटेगरी हैं। और एक सीन में जो मेन विलेन रहता है वो अपना अपना प्रेशर कम करने के लिए, टेंशन कम करने के लिए एज अ स्पोर्ट ट्राइबल्स को सामने में लाइन में खड़ा करके उन पे ऐसा शूटिंग प्रैक्टिस करता है। तो शूटिंग प्रैक्टिस मतलब वो मार ही देता है, गोली मार देता है ऐसे ही। तो इस तरीके का सिचुएशन है बहुत बार। जैसे आरण्य दिन रात्रि में भी शुरू में जो हमारे एक तो कास्टिंग उन्होंने सिमी ग्रेवाल ने किया था, सिमी ग्रेवाल काला करके किया। उसके बाद फिर एक तरीके से आप देखोगे द डिफरेंस उसमें मे भी वही सत्यजीत रे उस टाइम पे दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से जिसको वो लोग भद्र महिला बोलते हैं अपने क्लास की, उनके साथ किस तरीके से रोमांस का अप्रोच होता है, प्यार का होता है, और किस तरीके से एक आदिवासी महिला के साथ वो जो स्पोर्ट्समैन होता है वो किस तरीके से अप्रोच करता है, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। भद्र महिला के साथ बहुत ही ऐसे ज्ञानी बातें और दिन दुनिया की बातें ये करके फ्लर्ट की जाती हैं, और जो सिमी ग्रेवाल होती है उसको ऐसे ही खींच करके ले जाते हैं, उसको बस ऑब्जेक्टिफाई करके देखते हैं। तो सत्यजीत रे वाज ट्राइंग टू शो दैट probably, बट देन कि ये डिफरेंस ऑफ अप्रोच है मिनिस्ट्री, बट एट द सेम टाइम उसको फिर ये जो हमारा सौमित्र चटर्जी जो मेन लीड, उनके उनको दिखाने के लिए कि तुम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करते हो या किस तरीके से देखते हो, लेकिन असल में ये लोग बहुत दुखी हैं, गरीब हैं, ऐसा एक इमेज दिखा दिया शर्मिला टैगोर के पर्सपेक्टिव में, खिड़की से झांक करके देखते हैं। तो पर वैसा नहीं है, वैसा नहीं है सिचुएशन। हम लोगों का अपना तरीका है सरवाइव करने का, जिसमें शायद कैश इकोनॉमी का उतना उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि आपस में जो लोग करते हैं चैनल। इकोनॉमी का मॉडल ही थोड़ा अलग है। तो ये हो गया। फिर अरण्यक में एक डिस्टेंस रहता है, उसमें भी इट वाज अ सेल्फ क्रिटिसाइज। आप कुछ बोल रहे थे? इसमें थोड़ा सा हेलो चाहूंगा तो आपने जो भी बोला हम लोग और भी सुनना चाहेंगे आपसे। आपसे बहुत सुनना चाहेंगे। हम लोग अभी आपने जो भी बोला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे बताया, मैंने थोड़े जो भी मुश्किल और जो भी आसान सवाल आपसे पूछा। अभी हम लोग स्नेहा मुंडारी से भी हम लोग जानना चाहेंगे उसका क्या जर्नी रहा है फिल्म मेकिंग में। तो रजत भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्नेहा मुंडारी। स्नेहा, सभी को मेरा जोहार। हाँ बोलिए। स्नेहा मुंडारी, ये आपसे सवाल है कि आदिवासी जो फिल्म मेकर्स हैं उनके नाम चाहते हैं, थोड़ा सा मेजोरिटी थोड़ा सा हाई है वो, लेकिन जो फीमेल फिल्म मेकर्स है आदिवासी समाज में उनकी कमी हमेशा से महसूस हुई है। और कहीं ना कहीं हम जब मेजोरिटी को देखते हैं, मेजोरिटी जहाँ हम ज़्यादा देखते हैं वहाँ हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है या इंस्पायर करता है। लेकिन आपको एज अ फीमेल फिल्म मेकर बनने का जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहाँ से मिला और कैसे? थैंक यू आपके सवाल के लिए। पहले मैं अपना जर्नी स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी, जिस चीज़ के लिए आपने पूछा कि कैसे मैं फर्स्ट टेक्निकली मैं फिल्म मेकर बनना नहीं चाहती थी। मेरा जो कोर आइडिया था वो था कि कैसे, बिकॉज मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करती हूँ, हमेशा से ये मैंने मेरे मम्मी पापा और मेरे घर वालों को देखा है कि कैसे हमारे समाज में हम बहुत ही कम्युनिटेरियन सोसाइटी है। हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से ज़्यादा हम फैमिली और अपने कम्युनिटी के बारे सोचते हैं। तो हमेशा से मुझे बड़े होके ऐसे ही फील्ड में जाना था जिसके थ्रू मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ दे सकूं वापस।
तो उस वे में अगर देखें तो पहले जैसे निरंजन ने कहा वैसे बहुत सिमिलर स्टोरी है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं प्रिपेयर भी कर रही थी। कहीं दूर दूर तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नो लाइक एज अ फिल्म मेकर अपने आप को विजुअलाइज भी किया था। फिर देन मैंने एनआईडी का एग्जाम दिया था एंड मेरा एनआईडी में हो गया था। तो डिजाइन एज अ फर्स्ट थिंग मेरे लाइफ में आया मोर देन फिल्म। एंड वहाँ पे जब सॉरी हेलो नो इट्स ओके हाँ, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में मैं गई अंडरग्रेड पढ़ने के लिए। और वहाँ पे फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स में आप सिलेक्ट करते हो आपको जिसमें पसंद आया। और मैंने वहाँ पे पहली बार मेरे लाइफ में एज निरंजन सेड की वर्ल्ड सिनेमा क्या होता है पता चला। उससे पहले बस बॉलीवुड और हॉलीवुड ही देखा है, और हॉलीवुड भी वो भी डब्ड हिंदी में देखा है, जो भी टीवी में दिखता है। ऐसे इतना एक्सेस भी नहीं था कि आप थिएटर में जाके फिल्में देखो, कभी कभार आप देखते हो। तो वहाँ से मुझे जो सबसे पहला फीलिंग ये आया कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के बियॉन्ड भी फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो आप बहुत कनेक्ट कर सकते हो। जो पहली फिल्म मैंने देखी थी वो था सिनेमा पैरादिस, एक इटालियन फिल्म है। वो काफ़ी छू गया था मेरे मन को और मेरे दिमाग में और मन में यही था कि हमेशा से मुझे मन था कि मुझे कुछ वापस देना है कम्युनिटी को। एंड लाइक फिल्म इज सच अ गुड मीडियम लाइक विजुअली और ऑडियो लाइक ऑडियो विजुअल मीडियम जिससे आप नॉट जस्ट लाइक इट्स बियॉन्ड लैंग्वेजेस कि अगर आपको भाषा समझ में नहीं भी आती जो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं बट उनके एक्सप्रेशंस, उनकी इमोशंस, उनके जेस्चर्स वो आप समझ सकते हो। तो ये सबसे बड़ा चीज़ होता है आई थिंक फिल्म में कि एक ऑडियंस कनेक्ट कर सकता है बियॉन्ड लाइक यूनिवर्सली। आप कहीं की भी फिल्म में देखेंगे भले आपको समझ में ना आए बट आप फील करोगे, लाइक आप एक इमोशन फील करते हो, आप हंसते हो रोते हो तो कैरेक्टर के साथ आपको वो फीलिंग आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फिल्म मेकिंग एज अ करियर स्टार्ट करूँ। बट कभी ये जो आपने जैसे बोला कि फर्स्ट फीमेल फिल्म मेकर, ये मुझे कोई आइडिया नहीं था। जब मैंने पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया मेरे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए मेरे फाइनल ईयर में, उस टाइम भी मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ, मैं क्या दिखाना चाहती हूँ। इतना तो श्योरिटी था कि मुझे कुछ भी जो भी बनाऊंगी मैं वो मुंडारी में होगा, बट ये नहीं सोचा था कि डॉक्यूमेंट्री ही बनाना है। ऐसा मैंने पहले तो सोचा था कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक हो जिसमें मेरे अंदर का वो इच निकले कि फिल्में हम क्यों बनाते हैं, फिल्में हम कहानियां बताने के लिए बनाते हैं जिससे हम जूझ रहे हैं या हमारी कुछ पीड़ा है, हमारा कुछ एक पेन है जिसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो हमारे कल्चर में, सारे आदिवासी कल्चर्स में या मोस्टली आप कोई भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी ले लीजिए, अब देखेंगे कि वो एक्सप्रेस करने के लिए लाइक अब पता नहीं ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, नॉट नेसेसरली ट्रू, बट जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से लोग आते हैं वो लाइक वो गाना सीखना, लाइक जो क्लासेस नहीं लेते, उनके मन में जब कुछ ढोल सुनते हैं या बीट सुनते हैं तो उनका मन थिरकता है, वो नाचते हैं, गाते हैं, लिखते हैं, लाइक वो हर वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने लाइक बीइंग को, एक्सपीरियंसेस को, स्ट्रगल को, क्योंकि कभी उन्हें एजेंसी नहीं मिलता है, कभी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मैं भी उसी पर्सपेक्टिव से, जब मैं एज एन आदिवासी एक अर्बन सेटअप में बड़ी हो रही थी, हमेशा मैंने वो एक डिस्क्रिमिनेशन देखा है इन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि एक आप एक क्लास में बिलोंग करो, इवन आप एक बिकॉज ऑफ मेरी मम्मी पापा एक अच्छे सर्टेन पोजीशन में है इवन इन अर्बन सेटअप, आपका आइडेंटिटी को लोग स्पेशली अगर एक आदिवासी देख, बहुत सारे टर्म्स में मैंने वो डिस्क्रिमिनेशन देखा। तो हमेशा से मुझे पहले मैं सोचती थी कि मैं लिख के बताऊंगी, बट अगेन लाइक राइटिंग इज अ मीडियम जो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो उस वे में फिल्म से मैं काफ़ी कनेक्ट हुई कि मुझे लगा कि फिल्मों के थ्रू, फिल्मों के माध्यम से मैं हमारे यहाँ पे छोटा नागपुर हो गया, आदिवासी हो गए, नॉट जस्ट बस छोटा नागपुर के आदिवासी बट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के इंडिजिनस पीपल्स हो गए, जितने डिनोटिफाइड ट्राइब्स इंडिया में, मोर देन 600 प्लस कम्युनिटीज है, बट स्टिल हमारे पास क्यों वो प्लेटफॉर्म नहीं है।
इवन इफ प्लेटफॉर्म है तो वो सब तक नहीं पहुंचता। तो फिल्म आई थिंक मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म, वो मीडियम है एज अ वेपन, जिससे हम अपने आप को लिबरेट कर सके, ना बस खुद को बट लाइक पूरे कम्युनिटी को। क्या तो जी हाँ। हाँ आपने ये करियर जो चुना है, मतलब हमेशा से, जैसे आपने बोला कि आप डॉक्टर, घर की तरफ से बोला जाता था कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, कहीं ना कहीं मुझे भी बोला जाता था, मैं भी बनना चाहता था डॉक्टर। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब हम अ, कुछ चूज करते हैं लाइफ में, तो इजीली तब चूज करते हैं हम शायद से, जब कहीं ना कहीं हम आदिवासी कम्युनिटी में भी कहीं ना कहीं आदिवासी भी प्रिविलेज्ड होते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि अ, वो प्रिविलेज्ड होने के कारण हम चूज कर पाते हैं वो, या फिर हमारा नीड होता है, या फिर क्या सरकमस्टेंसेस आती है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख कर के इंस्पायर होते हैं कि मुझे भी स्नेहा जैसे बनना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो बन पाते हैं, या फिर वो प्रिविलेज्ड रहेंगे, या तब जाके ही वो बन पाएंगे, या फिर कैसे? तो ये क्वेश्चन को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जब 2011 में 10 साल पहले ले लीजिए, 10 साल पहले जिस तरीके का एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट ले लीजिए या स्मार्टफोन ले लीजिए, और अभी के साथ अब आप कंपेयर करें, तो पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि पहले वो प्रिविलेज सबके पास नहीं था, इन द सेंस ऑफ लाइक एक्सेस टू लाइक गुड इंटरनेट, एक्सेस टू आपका स्मार्टफोन हो गया, वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, मतलब वो इवॉल्व हो रहा था, लाइक टेक्नोलॉजी आ ही रहा था। बट अगर आप अभी के प्रेजेंट 2021 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, अभी हर चीज़ इतना एक्सेसिबल हो गया टू सर्टेन एक्सटेंट। अगर आप गांव में भी जाएंगे, मैं लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारी जगह में कि इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो अभी सबके पास एटलीस्ट एक्सेस के साथ साथ एक अवेयरनेस है कि कैमरा क्या होता है, शूटिंग करना क्या होता है। आजकल लोग व्लॉगिंग करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो शहर में है या गांव में है, लाइक सबको एक सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन पता है, लाइक दिखाना क्या होता है, क्या दिखाना चाहिए फ्रेम में, क्या नहीं दिखाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो पहले उतना एक्सेसिबिलिटी था लोगों में इन टर्म्स ऑफ आपका फिल्म में। जो अभी जैसे कि आप इंटरनेट में कुछ भी टाइप कीजिए आपको मिल जाता है, लोग यूट्यूब आजकल करते हैं, सब कोई को जानते हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग करना क्या होता है, एडिटिंग अभी मोबाइल में सब कुछ आने लगा है। तो जिस टाइम से अगर मैं ये बोलूँ कि जब मैंने ये स्टेप इन किया था, ऑब्वियसली मैं ये एक्सेप्ट करूँ कि उस टाइम से मैं काफ़ी प्रिविलेज पोजीशन से मैं बात कर रही हूँ कि उस टाइम वो प्रिविलेज था कि मैं वो डिसाइड कर सकूँ कि मुझे फिल्म मेकर बनना है। ऐसे कुछ नहीं था कि मुझे कुछ स्ट्रगल हुआ था उस चीज़ में। बट अगर आज के ज़माने में, अभी के टाइम पे अगर कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है या कोई भी कहानी बोलना चाहता है, हमारे पास इनफ टूल्स है। एज सिंपल एज हमारे पास एक फ़ोन है जिससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं भी है तो आप धीरे धीरे नो लाइक आपके पास ब्लूटूथ शेयरिंग ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शंस है। अगर आप चाहे तो आप कोशिश करें, मतलब जैसे बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आजकल के ज़माने में आप सब एक दूसरे से कम्युनिटी लेवल पे ही लाइक, जैसे जब मैंने जब अबुआ पाई का शूट जब मैं करी थी 2015 में रांगरोंग गांव में, उस टाइम वो गांव काफ़ी इंटीरियर में है झारखंड में। वो गांव में आई थिंक 1 या 2 फ़ोन है, वो भी मतलब वो बेसिक नोकिया वाला फ़ोन आता था उस टाइम, रेडियो बस सुनते थे। और एक के पास शायद एक स्मार्टफोन भी नहीं, कैसा फ़ोन था जिसमें मेमोरी कार्ड डाल के आप गाने वाने सुन सकते थे। तो लाइक उस वहाँ पे वो होके भी जब मैंने शूट किया था, आई नो मैं थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, बट अभी 5 साल के बाद जो पांड्या जी है जिनका मैंने शूट किया था अबुआ पाइका में, उनका बेटा इंस्पायर होके अभी वो खुद यूट्यूब कर रहा है। उसके ऑलमोस्ट लाइक 4-5 लैक्स मतलब व्यूज आते हैं उसके वीडियोस में। तो अगर कोई चाहे तो वो आउट ऑफ विलिंगनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे
कम्युनिटीज़ में कोई किसी को हेल्प करना नहीं चाहता है। हम सब आई थिंक यही चाहेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक एज यू सेड कि आदिवासी लाइव्स मैटर भी कुछ ऐसे ही चाहते हैं कि यूथ को कैसे एम्पावर करें अपनी स्टोरीज बोलने के लिए। सो मेरे हिसाब से आई थिंक अभी जिस पोजीशन में हम हैं, काफ़ी अवेयरनेस है अबाउट एक्सेसिबिलिटी। या तो ज़रूरी नहीं कि आप एक प्रिविलेज पोजीशन में हो टू मेक बिल्कुल फिल्म्स। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतने सारे अवेलेबल टूल्स हैं हमारे पास, तो कोई भी अपनी कहानी बता सकता है। स्नेहा, ऐसा कभी हुआ है कि आपको मैसेजेस आए हैं जो कि दीदी मुझे भी आपके जैसे बनना है, तो आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? ऐसे मैसेजेस तो नहीं या आए, बट जब कॉल या अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हम्म। ऐसे, या आपके जो तो जूनियर्स हुआ करते थे? एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। 2017 में मैं नोआ मुंडी गई थी वहाँ पे मेरी फिल्म दिखाने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मैं मिली थी, और छोटे छोटे बच्चे थे, लाइक क्लास 1 2, लाइक ड्रॉप आउट जब होते हैं, लाइक 1 साल के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो बच्चों ने मुझे चिट्ठी लिखा था बहुत सारा कि दीदी आप आए, बताए कि बहुत अच्छा लगा, मैं बड़े होके कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है। उनके रिस्पॉन्स मैंने उनको यही कहा था कि कभी किसी, क्योंकि मैंने खुद ये नोटिस किया कि हम लोग, मेरे लिए कोई रोल मॉडल नहीं था, लाइक हमारे ही कम्युनिटी में जो जिनको आप लुकअप करके देखो कि मुझे ऐसा बनना है। इंस्टेड मेरे मम्मी पापा को मैं हमेशा देखती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे कहा है, और मेरे भाई को भी, कि हमारे जो रूट्स है, हमारा जो स्ट्रगल है, कैसे हम गांव से शहर आए, फिर शहर से अभी तुम लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल कि इतना कर रहे हैं। तो मैं सबको यही बोलती हूँ और बोलना चाहूंगी कि हमेशा से जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद के कम्युनिटी से प्यार नहीं करोगे, रेस्पेक्ट नहीं करोगे, आप कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई दूसरा या कोई दूसरी कम्युनिटी से कोई आपको रेस्पेक्ट या प्यार करेगा। जब आप अपने ही कम्युनिटी कल्चर के लिए इतना पैशनेट हो जाओ, इतना रम जाओ कि दूसरे देख के बोले कि क्या बात है रे, हमें इनसे सीखना चाहिए। तो आई थिंक वो मैं कहना चाहूँगी, खुद को जानने, खुद की कम्युनिटी को जानने, हमारी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें। आई थिंक उसी से हमारी कहानियाँ एंड हाँ। अभी हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट सिमित जी से मैं सवाल पूछना चाहूँगा। सिमित जी। यस आशीष जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सिमित जी। आपको देख करके हमेशा बहुत रिफ्रेशिंग, जब से हम लोग आपके साथ मीटिंग की है, बहुत ही रिफ्रेशिंग वाला फीलिंग आता है, क्योंकि वो एक होता है ना कि आपको देख करके वो एक बहुत ज्यादा सपोर्टिव वाला फीलिंग आता है। सुमित जी, ये सवाल है आपसे, हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। आपसे सवाल ये है कि आप जो हम लोग आज का जो जो थीम है हमारा, उससे ही रिलेटेड मैं पूछूंगा कि आप जब फिल्म्स बनाना शुरू किया, तो उसके पीछे एक हमेशा से एक रीज़न रहा होगा। तो उसमें से ये क्वेश्चन है कि आपने बिल्कुल ही महसूस किया है, जैसे कि आपने बोला है कि आप आपकी स्टोरीज, आपकी फिल्म मेकिंग के ज़रिए सोशल इश्यूज और जो क्रिटिकल इश्यूज है उसको हाईलाइट करने का कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि देयर इज अ लैक ऑफ आदिवासी फिल्म मेकर्स? आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, राइट। एंड व्हाई डिड यू नीड कि आपको स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए और आपको कहानी बोलनी चाहिए? Right. So first of all, thank you for your kind words, and thank you Adivasi Lives Matter teams for having me here, and thank you everyone who has joined here. I see that there are more than like 50 people who are listening to this session right now. So thank you everyone for joining this session. So Ashish ji, as you rightly mentioned, that there is बहुत कमी है, in terms of storytellers की, जो कम्युनिटीज़ है, जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ है, उसकी स्टोरीज इफेक्टिवली जो है लोगों के सामने रख पाना।
तो मेरा काम है पिछले कुछ सालों से जो माड़िया ट्राइब है गढ़चिरौली में, तो उसके साथ मेरी कभी मतलब एक फीचर लेंथ फिल्म भी बन रही है। तो मेरा इन टर्म्स ऑफ मेरा एक कनेक्शन जो है वो उस कम्युनिटी के साथ हुआ है। एंड उसके अलावा जो है आई हैव अनदर ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच वी वर्क ऑन कंजर्वेशन ऑफ फोक म्यूजिक. So while it is not tribal music, but it is music of rural communities, which has not really been talked about, and it is work on Bhojpuri folk music. तो जनरली भोजपुरी कहते हैं तो सबसे पहले लोगों का दिमाग जो है वो लगता है कि वो जो पॉपुलर गाने जो चलते हैं वो लगाई ले लिपस्टिक और वैसे टाइप का, तो सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में वो आता है कि अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन है, बट विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज भोजपुरी इज़ अ very beautiful language. It has a very rich culture. So similarly, I mean, just like Bhojpuri, a lot of other kind of cultures, a lot of other tribal and indigenous cultures, they have either been wrongly represented or they have been not represented at all. And there is so much, so much knowledge, so much indigenous knowledge, so many, beautiful cultural practices that are there in these communities, and we hardly kind of talk about it. तो my I mean मेरा ट्रिप अगर कहने जाए कि इस विषय के ऊपर या इस इशू के ऊपर is basically how can I tell these stories which have not really been highlighted before, how can I work more on these kind of stories. तो मैं एक्चुअली 2 एग्जांपल देना चाहूँगा. तो जनरली जब ट्राइबल की बात आती है तो निरंजन ने भी जैसे कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन जो दिखता है फिल्मों में भी कि कि एकदम लाइक सबसे एकदम गरीब तबके का कोई दिखाना हो तो ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है. But I have seen, like in my work with the communities, that a lot of cultural practices that many of these communities have are so much progressive than what we have in cities. The treatment that I mean the gender equality that we talk about in cities. I mean, अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी में जाओ तो there is nothing like that gender imbalance or it is in fact the other way around. The woman has so much more power within the household, within the community, that I mean that is very rare to see in like in cities. मैं 2 एग्जांपल देना चाहूँगा, दोनों भी गढ़चिरौली के ही है. तो गढ़चिरौली is a district in Maharashtra which is adjoining Chhattisgarh, and it is unfortunately known for all the wrong reasons because it is also a part of the Red Corridor. So that is the only representation in a way it gets. So every time there is an attack or there is an incident, people, we talk about that region, but the community that lives there, which is the Madia community, is one of the official, I mean, primitive tribes, as but we don't know a lot about them. So a couple of practices that I saw in terms of like the practice of live-in marriages, living relations in the community. तो गढ़चिरौली में ऐसा है कि so live-in relations is very common there. तो यहाँ पे जब cities में जब live-in relation की बात होती है so it is like a lot of hue and cry, or there is so much everyone talks about it that oh, this couple is there is film that has gotten made, but in the community in Gachiroli it is a very normal practice where two, I mean, where a couple kind of lives together without really getting married, and there is an complete sort of acceptance within the community. तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब उसको किसी तरह से उनको जज किया जाता है या कुछ मतलब ऐसा है. It is a very normal practice, and ये बहुत ही बरसों से चलती आ रही है. In fact, it is going on for many generations now. And interestingly, the woman kind of decides. I mean, she can, like, after, let's say, if they are living in a, I mean, they are together in a live-in with, and she's living with the family of the guy. And let's say 12 months down the line, she doesn't like what is happening in the relation and overall. She can absolutely step out any point in time, and there is, I mean, there is no issue at all. So which is such a rare kind of thing to see, like especially when you compare that with the situation in cities or larger kind of towns. So when the first time when I heard about this, I was so fascinated कि अच्छा ऐसा भी होता है, because this is, I mean, like
she's in such a powerful kind of position, right, that she can decide, you know, if she wants to kind of move on or, you know, what. And there is like, there is no judgment or there is any kind of this from the community, and the community overall, like the families and the people there are absolutely supportive, and it is like a part of the culture. So this was one. And the other thing that I had actually come across, जब मैं एक फिल्म बना रहा था, जो अभी की जो मेरी डॉक्यूमेंट्री बन रही है, which is on documenting the Madia tribe from Maharashtra, from Gadchiroli region, was I met this man. So he must be like in his 60s, or like somewhere in between 60s and 70s. And I don't think that man has actually stepped out of his house, मतलब his village, you know, पहले कभी. मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा कहीं घूम फिर चुके हैं, एंड यू नो. तो बट वो बुजुर्ग थे, और मुझे कई लोगों ने गांव से बताया कि आप इनके साथ बात कीजिए, आपको काफी सारी जानकारी दे सकते हैं हमारी कम्युनिटी के बारे में, हमारे हमारे देवताओं के बारे में, who are the deities that we kind of pray to. And so I spoke to him, and I asked him like about his community, about how so I asked him about how like humans evolved. And I was absolutely I mean stunned. So when he responded, so he had a story to tell me. Okay, he was like कि पहले जब यहाँ पे जमीन नहीं थी, okay, तो यहाँ पे पूरा पानी था. Like he is talking about like long time back, कि पहले यहाँ पे पूरा पानी था, and तभी जमीन नहीं थी. तो शंकासुर जो थे, so he's kind of he's talking about Shankasur, which is you could say that he's referring to Shankar Bhagwan, or you know, Shivji. Or so शंकासुर जो आए, एंड उन्होंने जो है लाइक शिवजी जो आए और उन्होंने शंकासुर को मारा, एंड उसके बाद वो जो कछुए के पीठ पे बैठ के वो जमीन पर आए, एंड जमीन में आके वो लाइक वो जमीन पे रहने लगे. एंड जो वाइल्ड बोर होता है, जो पिग होता है, तो उसको उन्होंने मारा, और उसके जो मुंह से जो है उन्होंने केचुआ निकाला, विच इज अर्थवर्म. एंड उसके बाद जमीन फॉर्म हुआ, जो अर्थवर्म जो उसने निकाला, तो उससे जमीन फॉर्म हुआ. ठीक है. And that is how humans kind of got created. That is how, so that was his story and his understanding of human evolution. So at that time, interestingly, I was reading a book, Sapiens, which is a very famous book. And so while this person, he is not studied, he can't write, or you know, but उनको जो है oral tradition के through उनको किसी ने बताया होगा, उनके बाप दादा ने बताया होगा, and that is the story that he is telling. So around the same time, I was reading this book, Sapiens, and if you compare that with the actual scientific work about how human evolution has happened, it absolutely matches to what he's saying. So while he is using forms like, you know, Shankar Bhagwan, ki uski kachwe pe baith ke aaye, but if you look at human evolution and how humans have evolved, it is exactly the same steps, right? Like humans earlier, like it was like a form of like shells, and then life evolved, and you know, there were amphibians that got created who could live on water and on earth. And then, you know, so that is exactly what he is talking about. So I was absolutely fascinated कि he has such an elaborate understanding of, you know, how evolution happened. He may not be able to explain it scientifically, but somewhere like उनके tradition में या उसको पता है कि मतलब क्या, like what has actually happened. And I was absolutely fascinated with it, and I thought that this is the power of story, right? Because उनको कोई scientific जानकारी नहीं है, but just एक story जो है वो pass on हो रही है बहुत सारे generation से, and that is exactly what he's saying. So I feel that there are so many such stories, you know, that need to be highlighted and that needs to be told, and that is exactly what I am trying to do. So I run a creative agency in Mumbai, and so apart from what we do as a part of our, you know, professional work, my personal journey is to try and figure out like what are these stories and how can we tell them more effectively. So yeah, that's basically it. Exactly. Thank you, Sunil. I feel there is a need of non-Adivasi filmmakers also, because there is not enough stories coming from our own side. But in future, when we see that there will be more Adivasi filmmakers, where more stories could be shown to the world, how do you see yourself at that
दैट टाइम पीरियड ऑफ टाइम कि जब सारी कहानी बताया जाएगा और आदिवासियों के बारे में और कुछ बोलना नहीं रहेगा, तो where do you see yourself during that time? So first of all, I think like we are really blessed, like in our country, that we have so much that has really, I mean, not been explored in that way. And there is so much stories, there is so much to kind of tell, and I don't think like one lifetime for me is really going to be enough to be able to cover all that. So I don't think मतलब वैसा situation आएगा that you know सारी stories बोल दी है. I'm sure there are always stories that are you know that have not been covered, and also there are different ways to tell the same story, right? So एक ही story के कितने सारे मतलब forms हो सकते हैं, the way you can tell the same story. So I don't think there is going to be you know dearth of stories कि ऐसा होगा कि you know stories कम पड़ रही है and इतने सारे. I mean that would be an absolute like wonderful situation to be there, where there are so many storytellers, there are so many filmmakers जो ये stories मतलब रख रहे हैं लोगों के सामने. But I think we are you know we are far from there, and I think we all will always like have relevance, and we'll always find ways to tell different stories. We always have to make a goal or an aim कि हमें वहाँ पहुँचना है, and parallelly and simultaneously we need your help, Sivanji. Absolutely, Yeah. absolutely. I Okay, have so something to add if uh, just to what Sibit had to say, like I have something to add, like as you as a non-Adivasi filmmaker or a Dikku filmmaker, like one thing that it's like out there for everyone, I want to say is like it's such a big responsibility, especially if you are as an ally who's coming in and like representing the Adivasis. And a lot of time it has happened, like people generally don't take so much seriousness in terms of the kind of responsibility it comes in terms of representation, and the lot of work that the Adivasis are really doing to get a space and like I don't know, like to get a platform, and even a small mistake or misrepresentation can like mess a lot of things. So I think it is very important to like address the fact that it's such a big responsibility of the people who are coming in as allies to take this seriously, the idea of like gaze representation, to morally constantly engage in the conversation and work with the community. Like mostly what I've seen, some of them, not everyone, this idea comes from this idea of like uplifting the community, which again comes in with the gaze, which is very capitalistic and western idea कि development नहीं हुआ है, progress होना चाहिए, कि उनको वो सब चीज़ नहीं आता है. इट्स जस्ट द फैक्ट कि सेंसिबिलिटी अलग है, एंड हम कैसे आदिवासी कम्युनिटी के कल्चर की सेंसिबिलिटीज को समझ के उनको रेस्पेक्ट करके उनको रिप्रेजेंट करें. या दैट्स इट. थैंक यू. Thank you, Sneha, for adding this. So thank you, Sneha, और एक बार Thank you, Ashish. thank you so Sneha, much for for sharing your ideas. अभी हम लोग नेक्स्ट हमारे जो पैनलिस्ट है दीपिका सिंह है, दीपिका सिंह जी जोहार. नमस्ते, जोहार. दीपिका जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि फिल्म मेकिंग की दुनिया में भी बहुत कंपटीशन होती है, लेकिन आदिवासी समाज जो है वो कंपटीशन, हमारा जो कल्चर है कंपटीशन का कभी रहा ही नहीं. compete नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कंपटीशन होता है तो हमें एक दूसरे को पीछा करना, मतलब कि उनको पीछे छोड़ना होता है. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने किसी को पीछे करके आगे बढ़ा है, या फिर क्या है ये फिल्म मेकिंग में कंपटीशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, या फिर ज़रूरी नहीं है? क्योंकि कंपटीशन हर जगह बहुत ज़रूरी होता है जहाँ हमें सिखाया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली कल्चरली आदिवासी ये बिलीव नहीं करते हैं. आपको क्या लगता है? जोहार एवरीवन. आशीष, आपने जो ऑन बिहाफ ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज बोला कि हमारे कल्चर में ही ये बात है कि यू नो हम compete नहीं करते.
एक साथ रहने की कोशिश करते हैं, एकजुट होके काम करने की कोशिश करते हैं, और एकजुट होना बहुत ही आसान है हमारे लिए। किसी एक समय पे आसान था, अभी शायद उतना आसान नहीं है, या हम इस पे काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो आपने जो सवाल पूछा कि मुझे लगा क्या कि मैं किसी को पीछे छोड़ के आगे चली गई, और या पीछे रह गई, कोई आगे चला गया, मुझे ऐसा कुछ वैसे कभी कुछ भी नहीं लगा। अगर मैं थोड़ी सी अपने बारे में बताऊं तो शायद इस ठीक से समझ में आएगा। FTII में मैंने पढ़ाई की है, साउंड रिकॉर्डिंग और डिज़ाइन, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में। और वहाँ पे पहली बार में जब मैंने एंट्रेंस में अपीयर किया तो मेरा पहली बार में हो गया था। और शायद सब लोग मुझे बोल रहे थे कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंट्रेंस एंड दे आर गोइंग टू टेक ओनली 10 लोग या 8 लोग, बट मुझे सच में जीवन का सबसे आसान परीक्षा वो लगी। आई मीन सारे सवाल मुझे आते थे, बिकॉज इट वॉज ऑल अराउंड स्टोरी टेलिंग, एक्सप्रेसिंग, एडिटिंग, और ये जीवन का हिस्सा ही है, ऐसा मुझे लगा। और मैंने सारे सवालों का अच्छे से जवाब दे दिया। जब इंटरव्यू सेशन में मैं गई, टेक्निकली मेरा बहुत कम नॉलेज था साउंड को लेके, फिल्म्स को लेके। बचपन में मैंने कुछ बहुत सुंदर किताबें पढ़ी थी, और नेचर के साथ रहना, लोगों के साथ बात करना, और पेड़ों के साथ दोस्ती करना, पॉन्ड्स के बैठना वहाँ बगल में, वो ज़्यादा मुझे इंफॉर्मेशन जीवन और स्पेस के बारे में दिया करते थे। तो मेरा एक्सपीरियंस व्हाइल ग्रोइंग अप वैसा ही हुआ है, और शायद मैं हमेशा वहाँ से रिस्पॉन्ड करती हूँ। जब FTI के इंटरव्यू में मुझे पूछा गया कि पहली बार, एक्चुअली एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था मेरी आदिवासी आइडेंटिटी को लेकर भी, कि बीइंग अ वुमन फ्रॉम ओडिशा एंड ऑल्सो यू आर ऑल्सो फ्रॉम हो कम्युनिटी एंड यू बिलोंग टू आदिवासी कम्युनिटी, अगर आप आगे जाके एक अच्छी साउंड रिकॉर्डिस्ट बनती है, साउंड रिकॉर्डिंग लाइन में काम करना चाहती हैं, तो आप अपना काम का बेस या स्टूडियो कहाँ पे बनाएंगे? उड़ीसा में बनाएंगे, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बिलोंग करते हैं वहाँ पे बनाएंगे, या कहाँ पे? तो तब मेरा 2000 when did I join? 10 साल पहले तब मेरा ये आंसर था कि दुनिया के किसी कोने में मुझे छोड़ दो, किसी भी कोने में छोड़ दो, मैं उस जगह को अपना बना लूंगी और वहां पे काम करूंगी। उस समय पे मुझे ये मुझे ये बहुत अच्छी, तो उन्होंने पूछा कि ओके, दे वर सरप्राइज, ओके, मेनी पीपल वुड लाइक टू गो बैक टू देयर प्लेस, मेनी पीपल वुड ट्राई टू गो बैक टू देयर ओन रूट्स, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने ये आंसर किया कि अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरे कम्युनिटी के साथ बहुत कल्चरली मैं बहुत जी नहीं हूँ, बिकॉज ये जो बात डिबेट होती है कि हमें आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, या हमें ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बनना है टू इवन पढ़ाई लिखाई करनी है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ऑल दीज डिबेट इसमें मैं आगे बढ़ती गई और मुझे शहरों में पढ़ाई करनी पड़ी, मैं अलग जगहों में रहने लगी, और मेरे गांव से, मेरे बचपन से मैं काफ़ी दूर हो गई, मेरे लोगों से मैं बहुत दूर हो गई। और जब मैं बाहर रही, सब लोगों ने यही बोला, मैंने यही सुना ना कि तुम्हारा जो आइडेंटिटी है वो बताने लायक नहीं है, तो जब मैं काफ़ी छोटी थी तब से। और जैसे स्नेहा ने बोला, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने भी फेस किया, वैसे बहुत सारी सिचुएशन से मैं गई, पर मैंने कभी भी उस दौरान कभी भी लोग बिकॉज सोचते थे कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो, आप ट्राइबल हो, आप आदिवासी हो, मैंने कभी भी उस दौरान अपनी इस आइडेंटिटी को कभी इस्तेमाल नहीं किया इन द सेंस गलत तरीके से मैं नहीं बोल रही हूँ,
मैं इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया कि कोई मुझे बोले देखो आदिवासी कम्युनिटी से होते हुए भी ये कोशिश कर रही है FTI जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। जैसे मेरे मम्मी पापा की जो मम्मी पापा थे पेरेंट्स, वो तो स्कूल देखा ही नहीं, गांव में खेती बाड़ी करते हैं। मेरे मम्मी के पापा भी और मेरे पापा के पैटर्नल साइड भी, उन्होंने कभी स्कूल देखा नहीं। मेरे मम्मी पापा ने स्कूल देखा और मैंने आगे बढ़ के फिल्म मेकिंग जैसा एक ऐसा फील्ड जो एट सम पॉइंट, अभी तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल आ गया, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, एट सम पॉइंट जब सिर्फ एक प्रिविलेज कैटेगरी के लोगों के साथ था वो फिल्म मेकिंग मीडियम, उस समय जब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इस फील्ड में रहूं, तब मैंने अपनी आइडेंटिटी को ऐसे नहीं बोला कि लोग बोलें कि ओ वाओ दैट्स सच एन अचीवमेंट। एक हो ट्राइबल कम्युनिटी से एक लड़की आके जिनके परिवार के आधे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गांव से बाहर गए ही नहीं हैं। हमारे परिवार में कोई इंडिया से भी बाहर नहीं गया है, तो आप अगर उससे आते हैं, चलो उस नजर से ना मुझे देखें लोग कि देखो कैसे वो कर रही है। तो मैंने कभी ये बोला ही नहीं किसी को, कभी इस कॉन्वर्जेशन में ही आया नहीं मेरे काम के। जब मैं जैसे FTI में जाना भी एक कंपटीशन ही है, आप कुछ लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं। और फिर FTI के फर्स्ट ईयर में आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स, वहां भी आप किसी लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं। तो कहीं पे भी कोई कंपटीशन होती है इस तरीके से, आप आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं। पर उस दौरान मैंने अपनी आइडेंटिटी को ऐसे नहीं रखा कि लोग बोलें कि देखो नीचे से आया हुआ इंसान कैसे करता है। एंड आई हैव ऑब्जर्व दिस वेरी वेल, बहुत इस तरीके से कि जैसे मैं बीइंग एन आदिवासी गर्ल, मेरे अटायर में अगर मैं एक कैमरा लेके ऐसे पोज करके फोटो अपलोड कर लूं, it would be considered as, oh my god, it's so empowering. Like I always feel that why do you, ऐसे लोगों को देखना ही क्यों है? क्या मैं कैमरा लेके काम नहीं कर सकती? तो इसीलिए मैंने कभी भी अपने जर्नी में इस चीज को मैं कॉन्वर्जेशन में ही नहीं लाई। तुम मुझे ऐसे बात करो ना, मैं लिपिका हूँ, तुम आशीष हो, ऐसे ही बात करते हैं। तो इस तरीके से मैं हमेशा डील की हूँ। जब नेशनल अवार्ड्स को लेके सडनली ओडिशा से एक लड़की को 4 नेशनल अवार्ड 6-7 साल के फिल्म मेकिंग करियर में मिल गया, तो जब एक न्यूज हुआ, तब सडनली मुझे लगा ओके नाउ पीपल आर गोना लिसन टू मी, अब लोग मुझे सुनेंगे। अब वो नजरिया गया जहाँ पे मुझे देखेंगे ऐसे करके कि ओके नीचे से कोई ऊपर आ रहा है। अभी आई एम इन अ सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे मैं एक इक्वल लेवल पे बोल पाऊँ मेरे आइडेंटिटी के बारे में, कि it doesn't mean that I was waiting for that point to come into my life कि तभी जाके मैं बोलूंगी। ऐसा नहीं, मुझे मौका नहीं मिला, और जब मुझे वो मौका मिला और मुझे जब लगा कि now I can put my identity in a better way, talk about my आदिवासी roots in a better way, तब मैंने बोला। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये जो कम्युनिटी का फीलिंग है या फिर हमारे बीच में कंपटीशन नहीं है या ये सब, एक्चुअली ये मैंने सबसे ज्यादा फील किया तब जब मैं द वाटरफॉल बना रही थी। हमारा जो जनरेशन है, I would also like to tell people that stop looking at Adivasi stories as content. Stop looking at Adivasi people as content for your films or stories or whatever fiction drama that you are creating. So पहली बार मैं बहुत ज़्यादा हिंदी फिल्में नहीं देखती थी, किताब थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, और थैंकफुली मैंने बहुत अच्छे जो लेखक लेखिकाएं हैं, फेमिनिस्ट और काफ़ी प्रोग्रेसिव राइटर से बचपन में सडनली मेरे हाथ में कुछ अच्छी किताबें आ गई थी, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन और समथिंग, बारीपदा में रहते हुए। तो somehow I got to read them, and तभी लगा कि लिटरेचर कितना स्ट्रॉन्ग है, और सो लिटरेचर के जो अब
जो एक इंसान, बिकॉज जो लिखते वक्त वो बहुत पर्सनली एक्सप्रेस करते हैं काफी राइटर्स, वो पर्सनल एक्सप्रेशन कितना स्ट्रांग है। और जब मैं फिल्म मेकिंग तक आई, जो मेरा पहला फोकस नहीं था, आई वांटेड टू बी साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड रिकॉर्ड म्यूजिक एंड ऑल दिस, जब फिल्म मेकिंग तक में आई तब मुझे फिल्म बहुत लिमिटेड लगा एज मीडियम। अभी भी लगता है, अभी भी लगता है कि हम फिल्मों में पूरी कहानी बोल नहीं पाते जितना हम लिख के पूरी कहानी बोल पाते हैं। और ये भी क्वेश्चन है कि क्या पूरी कहानी बोलना हमेशा जरूरी है कि नहीं, ये भी एक डिबेट है। तो जब मैं वाटरफॉल बना रही थी तब मुझे मैं इसीलिए, ये एक फिक्शन फिल्म है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, स्कूल के बच्चों के लिए। सो ये एक झरना, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ वाटरफॉल, खंडाधार वाटरफॉल, जहाँ उसके हिल के ऊपर बहुत माइनिंग हो रही है। और इट्स अ वेरी नोन पीपल्स मूवमेंट, जहाँ पे वहाँ के सारे आदिवासी लोग, लोकल कम्युनिटी, सारे मिलके पोस्को के अराउंड फाइट किया था। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी पर मैं नहीं बना पाई। तो मुझे लगा कैसे इंटरवीन किया जाए एक यंग जनरेशन के अंदर। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि स्कूल के बच्चों को इसके बारे में बताया जाए। जब भी मैं अपने कंटेम्प्रेरीज या अपने लोगों से मिलती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ, इवन फ्रॉम ओडिशा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ क्या हम पहनते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम हमारा लुक कैसा है, हम कैसे गाते हैं, नाच डांस करते हैं। वी काइंड ऑफ, वी समहाउ, आई थिंक नॉट ऑल ऑफ अस बट मोस्ट ऑफ अस, वी काइंड ऑफ फॉरगेट अबाउट द पीपल्स मूवमेंट, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले से लेकर आज तक कितने सारे आदिवासी कम्युनिटीज, कितने सारे लोकल जो उस जगह के कम्युनिटीज अपने जल, जंगल और जमीन के लिए करते आए हैं। बहुत सारे पीपल्स मूवमेंट सक्सेस नहीं हुए हैं। और यहाँ पे हमारा समाज ऐसा है कि हम हमेशा सक्सेस स्टोरी ढूंढते हैं। आप मुझसे भी बात कर रहे हैं बिकॉज एक सर्टेन सक्सेस देखते हैं। तो हमारा मीडिया या समाज या ऑडियंस जो कंज्यूम कर रही है कोई भी चीज, वो सक्सेस स्टोरी देखती है। और सक्सेस स्टोरी में कंपटीशन है, वो एक लेयर है। सो हमारे जनरेशन में जब मैं पीपल्स मूवमेंट की बात कर रही हूँ, इतने डैम या माइनिंग प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके लोग जहाँ पे सालों से अपनी, जहाँ पे पैदा हुए हैं और 50 जनरेशन देखे हैं, वहां से ऐसे रूट से निकाल के फेंक दिया गया है। एंड वो लोग अपने अपने जल जमीन के लिए फाइट किए हैं, हार गए हैं, हार गए हैं बुरी तरीके से। उन लोगों को ऐसे पुलिस उठा के ट्रक में लाद के दूसरे जंगल में छोड़ दिया है, विदाउट एनी कंपेंसेशन नहीं मिला है, बहुत सारी चीजें हुई है। पर वो जो चैप्टर है ना, बिकॉज वो हारे हुए इंसानों का स्टोरी है, ये एक ग्रेसफुल या डिग्निफाइड एस्पेक्ट में कोई देखना ही नहीं चाहता। अगर वो जीतते तो इंसान उस नजर से देखता, या जो स्टोरी टेलर है उस नजर से देखता कि देखो वो कैसे नीचे के लोग जो इतने गरीब हैं या आदिवासी हैं, वो लोग कैसे कॉमन मैन फाइट करके जीत गया। एवरीवन इज, दैट्स व्हाई लुकिंग फॉर सक्सेस स्टोरीज। सो उस दौरान मैंने रियलाइज किया, वो फिल्म बनाते हम इस धरती से इतने क्लोज हैं, आई मीन जो शहर में रहते हैं या डिटैच्ड हो गए हैं, दे आर ओनली वरीड अबाउट गेटिंग अ जॉब, गेटिंग अ सिक्योरिटी, बिल्डिंग अ हाउस। बच्चों को बहुत अच्छी स्कूलों में पढ़ाना है, डेवलपमेंट उनको चाहिए क्योंकि अच्छे अच्छे जॉब्स मिलेंगे, कंपनीज में जॉब्स मिलेंगे। वही गांव से भी आए हुए हैं वो लोग 50 साल पहले। हाँ दीपिका जी, मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहूँगा, हम लोग आगे सुनना चाहेंगे बिल्कुल, एंड आई नो कि यू हैव लॉट टू से, लेकिन वी हैव आल्सो लिमिटेड टाइम। दीपिका जी, एक आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? श्योर प्लीज। ये सवाल है आपसे। थैंक यू फॉर शेयरिंग बहुत इन डेप्थ आपने जो एक्सपीरियंस किया है, एंड यू जस्ट
said so much with purity and with honesty, and ये बाकी लोगों को भी समझ में आया. Thank you so much for that. लिपिका जी, एक आपसे शॉर्ट में ही हम लोग चाहेंगे कि आप शॉर्ट पे ही से पूछें कि आपने बोला कि आपने रिकॉर्डिंग और साउंड रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग का आपने सोचा था कि बनाने के लिए, एंड ऑलरेडी मेल फिल्म मेकर्स, आदिवासी फिल्म मेकर्स जो है वो आदिवासी फिल्में बना ही रहे थे, जैसे कि बिंजू पप्पू हुए, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये क्यों महसूस हुआ कि कभी कभी वो मेल फीलिंग आता है ना कि आदिवासियों की कहानी तो एक मेल तो बता ही रहा है, लेकिन एक फीमेल की जरूरत क्यों हुई? आपको क्यों लगा कि हाँ, एक महिला को, एक फीमेल को क्यों? अच्छा, बीइंग अ वुमन क्यों मैं फिल्म मेकर बनना चाहिए, वो क्वेश्चन. ओके, सो जस्ट लास्ट बात में वाइंड अप कर दूं बिकॉज वो आधे में कट गया था. मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि उस सारे पीपल्स मूवमेंट में सारे लोग एक साथ जुट के किए, वो एक कम्युनिटी फीलिंग है. वो कोई भी आदिवासी कम्युनिटी का हो या अदर कम्युनिटीज का हो, जो भी उस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, सब लोग आए और पुलिस से गोली खाया, मरे, जो भी हुआ, दे फॉट फॉर इट. सो ये जो हिस्ट्री है हम हमेशा भूल जाते हैं बिकॉज एज आई मेंशन दैट वो सक्सेस स्टोरी नहीं हो पाया, बहुत सारी चीजों का हुआ जो दब गया. सो कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन कि मुझे क्यों लगा बीइंग अ वुमन कि मुझे फिल्म बनाना चाहिए. तो आपको ऐसा, हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारी, चाहे वो आदिवासी कम्युनिटी से हो या फिर पूरे इंडिया में जो नॉन आदिवासी, जो आदिवासी नहीं है, ज्यादा फीमेल डायरेक्टर्स कहाँ हैं? अगर आप प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स को देख लें नॉन आदिवासी कम्युनिटी से, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी, आई मीन दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड. वो उनके पेरेंट्स फिल्म मेकिंग में ऑलरेडी हैं, या उनके रिलेटिव्स हैं, या वो लोग अच्छी जगहों में पढ़ाई किए हैं, सिटीज में रहे हैं. They have that backup. Filmmaking is such an expensive medium. तो उन लोगों का वो बैकअप है और वो लोग हैं. लेकिन अगर हम अपने आदिवासी कम्युनिटी को देखें तो कितने सारे फीमेल फिल्म मेकर्स हैं. आई मीन ऐसे भी कमी है, चाहे वो फिल्म मेकिंग का फील्ड हो या कोई अदर फील्ड हो, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है या फिर इवन ट्रांसजेंडर है या ट्रांसजेंडर पीपल हैं या फीमेल्स हैं, कोई भी, वो उनका रिप्रेजेंटेशन एनीवे कम है. पर मैं फिल्म मेकिंग में आना एक औरत के हिसाब से नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं, एक इंडिविजुअल के हिसाब से चाहती थी. और इफ आई आंसर इट इन अ वे दैट इन फिल्म मेकिंग ना, जब मैं फिल्में बनाती हूँ तब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, और मैं जब एक इंडिविजुअल हूँ तब मैं बहुत कम फिल्म मेकर हूँ. वो मैं बोलना चाहती हूँ कि फिल्म मेकिंग जब करती हूँ तो मैं एक इंसान की तरह फिल्म बनाती हूँ. मेरे जो आसपास की जो भी सिचुएशन है, चाहे वो आदिवासी समाज से बिलोंग करता हो, जिस जुड़ा हुआ हो, और किसी से भी जुड़ा हुआ हो, फिल्म मेकिंग के वक्त में एक इंडिविजुअल हूँ. और अपनी एज एन इंडिविजुअल जब मैं लाइफ जीती हूँ तो मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ. तो ये मेरा एक सिचुएशन है लाइफ के अराउंड, और इसी से मैं आगे बढ़ती हूँ. और मुझे लगता है कि सारे समाज के हर हिस्सों से लोगों को एक्सप्रेस करनी चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं. या बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला. थैंक यू. पैनल की तरफ अभी बढ़ चुका है और हमारे पास कुछ ही चंद समय बचे हुए हैं. अभी हम लोग जो ऑडियंस है उससे कुछ सवाल हमें मिले हैं. तो पहला सवाल जो है निरंजन भाई आपके लिए है. सवाल ये है कि निरंजन, एज यू आर क्लोजर टू बंगाल, एनीवन एल्स फ्रॉम पैनल कैन आल्सो. How do you think the present Adivasi children are dealing with media content and their cultural background? Mainstream media is extremely
uninclusive towards the community in terms of both representation and depiction. So how do the children process this culture disparity or non-relatability? Ranjit bhai? जी जी, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है ट्राइबल कम्युनिटीज में, अभी बच्चे अभी अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत ही बहुत कूल कूल टाइप का जनरेशन है। कूल, बहुत कूल रहते हैं, हेयर स्टाइल कूल होता है उनका, और कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, सारी चीजें बहुत जिस तरीके से अभी टिकटॉक वगैरह का टाइम चलता था बीच में, तो वो उसने बहुत फैशन को काफी ज्यादा यूनिफॉर्म कर दिया है, जहाँ तक स्मॉल टाउन्स और इवन विलेजेस में भी, और ये हमारे शहर में जो भी है आदिवासी कम्युनिटी है, तो उसमें वो स्टाइल एक चीज है जो काफी लोग मतलब इम्बाइब कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि उस मतलब वो टिकटॉक वगैरह हो गया या यूट्यूब वीडियोस हो गया, वो सबसे देख करके इंस्पायर हो करके, एंड ऑल्सो उनको ये बिल्कुल भी समझ में आ गया है कि क्या चलता है, व्हाट वर्क्स इन द इंटरनेट। सो मेरे घर के बगल में एक लड़का है सचिन नाम का, वो वीडियोस बनाता है जिसमें वो बाइक से स्टंट्स करता है, बाइक से स्टंट्स करते हैं और उसका पूरा वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे इस तरीके का फिर देयर आर सर्टेन यूट्यूब चैनल्स व्हिच यू सी, जिसमें दे ट्राई टू ब्रिंग जो मेन स्ट्रीम और जो आदिवासी ये एथॉस है, उन दोनों को मिला जुला करके एक प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें डांस होता है, गाने होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं वो उसमें लव स्टोरी होती है। ये इस तरीके का कंटेंट निकल करके आ रहा है, जो मैं अच्छा बुरा नहीं बोलूंगा, बट जो भी है, मतलब मैं उससे थोड़ा सा मैं आइडेंटिफाई नहीं करता उससे, क्योंकि काफी ज्यादा मिक्स्ड सा पिक्चर एक है, जो शायद न्यू जनरेशन के लिए वो रियलिटी भी हो सकती है, मेरे लिए नहीं है वो रियलिटी। वैसा मैं when I am making a film, I would probably avoid that, but if I am writing a character like that, I would like to incorporate these elements. आजकल बाइक्स वगैरह तो होती ही है, और कैमरा, मोबाइल, ये सबसे बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, और आजकल DSLR भी है काफी लोगों के पास, तो एक मिक्स्ड कल्चर जैसा एक निकल करके आ रहा है। एक बहुत ही अच्छे एक नीरज कुमार भगत के एक रैपर हैं, जिसके काफी मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं इंटरनेट पर जब भी वो बनाते हैं, तो वो रैप वीडियोस बना रहे हैं, रैप बना रहे हैं, उसमें वही लव स्टोरी, प्यार मोहब्बत की बातें, लड़का लड़की, जैसा हनी सिंह या क्या नाम है उसका जो अभी बहुत पॉपुलर है, तो इस तरीके का चल रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट्स, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, और ये सबसे ज्यादा हो रहा है, उसमें एलिमेंट्स रहते हैं मांदर वगैरह के, ये सब रहते हैं, लेकिन यंगर जनरेशन को ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो आप भी ये सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल द पैनलिस्ट। मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगी, शैल आई क्या? Yes. हाँ, सो जैसे कि आपने ये सवाल पूछा कि आजकल के नए आदिवासी यूथ जनरेशन हो गया या अभी के प्रेजेंट टाइम पे जो कंज्यूम करते हैं एंटरटेनमेंट हो गया, जो भी मास मीडिया में, मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि मोस्टली अभी के टाइम, बिकॉज इंटरनेट एक्सेस है, तो आप ग्लोबली जो भी चीजें आप सब कुछ देख रहे हो, लाइक सब कुछ का अमालगमेशन मिला के आपका एक्सपोजर जो भी है वो एज एन इंडिविजुअल आप हो,
एंड आई थिंक अभी के जनरेशन में हर एक इंसान इंटरसेक्शनैलिटी, मतलब नॉट जस्ट एन आदिवासी बट वो इंसान एक मेल है, फीमेल है, नो लाइक डिफरेंट कास्ट, जेंडर, सब कुछ आता है, लाइक सब चीज का मिक्सचर बन के वो एज एन इंडिविजुअल बनता है। एंड अभी के लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी यूट्यूब में ही देखा है, एटलीस्ट मैं यहाँ से एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ये बोलूँगी कि हमेशा से आदिवासियों को कहा गया है कि आप बहुत लो इन कॉन्फिडेंस है, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपको अपने कॉन्फिडेंस में काम करना चाहिए। सो मैं इसको इन अ गुड वे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट देखती हूँ कि एटलीस्ट हमारे आदिवासी यूथ को एक एजेंसी मिला है कि वो एक्सप्रेस कर सके, एटलीस्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। एंड वो अपने वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उन्हें जो लगता है कि वो half insider outsider, being an urban, semi urban, rural urban, जो भी उनका understanding of how they identify as an individual, and being an Adivasi is also a part of them, मतलब not necessarily आप हम like वो तो है ही है, like आप you are born as an Adivasi. So I think वो it's a good thing, as a good starting point कि हमें खुद जो हमारे लोग हैं, हम अपने आप को और हमारे कम्युनिटी के यूथ को देख रहे, एटलीस्ट वो कुछ क्रिएट करे, हम अपने ही कंज्यूम कर रहे। ऑल्सो बहुत सारी चीजें बॉलीवुड इंस्पायर्ड है, बहुत ही जिस तरीके से जो ट्रेंडिंग कल्चर है जो हॉलीवुड में चलता है या बॉलीवुड में चलता है, या अभी कोरियन पॉप चल रहा है जो काफी इन है, तो लोग उसी तरह से अपने हेयर स्टाइल, बाल, वो सब इसलिए भी करती है क्योंकि वो सब अवेलेबल है मार्केट में, आपको मिल रहा है, आप देख रहे हो क्या चल रहा है, एंड इट्स ऑल अबाउट लाइक्स, फॉलोअर्स, अभी वो सब चीज काफी चल रहा है। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, आई फील। I agree, Sneha. But somewhere later, some people like I think that there should be a, like there nothing should be negated. Yeah, for sure. But वो है कि if there is a rise of a certain kind of content, then there should also be something happening on the more deeply rooted content. Yeah, I think वो ऐसे लोग हैं, मतलब सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, हमारे पास और सिर्फ 5 मिनट ही बचे हुए हैं। लिपिका जी और सिमित जी, आप दोनों से आप दोनों भी अगर आप दोनों आंसर देना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, दे सकते हैं आप दोनों से, और इसके बाद हम लोग ये पैनल को इसी क्वेश्चन का या कोई और क्वेश्चन? I think there is one more question, right? यहाँ पे पूछा है। और भी ऑडियंस के लिए मैं उनको ये जो ऑडियंस है हमारे, आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हम लोग एक ही सवाल अभी फ़िलहाल हम लोग ले रहे हैं, और आप लोग प्लीज़ हमारा ALM का जो वर्क है हमें फॉलो कीजिए, और आपके जो भी सवाल है, हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं उनके भी उनको आप भेज सकते हैं हमें हमारे पेज में, और हम वो सवाल हम लोग शेयर कर देंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ, और फिर आपको जवाब आप उनको डायरेक्टली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने फिलहाल हम लोग यही सवाल ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम तो लिपिका, अभी हम लोग सिर्फ आपने से सिर्फ एक से ही हम लोग Sumit, go ahead. Yeah, you can. Sorry, can you repeat? Is it which question are we answering, Ashish? How do you think the present Adivasi children are dealing with the media content and their cultural background? Mainstream media is extremely uninclusive towards the community in terms of both representation and diffusion. So how do the children process this cultural disparity or non-compatibility? Right. I'll just, Ashish, since already two people have answered this question, I think there is a very interesting question that Kartikeya has asked, and there is, so I think we should take that up. It's basically about how do you see the role of non-Adivasi filmmakers as allies of Adivasi? I don't think I should take this question because you can take that question. I think this question is probably directed, I think it would be good if one of the three could kind of take that up. Maybe Lipika. Yeah, Lipika should go. No, Sneha has already talked about it when she was talking about, non-Adivasi filmmakers. And how do they look at
Adivasi community and try to intervene. Sneha has already spoken about it a bit. I just wanted to add one thing, which there are some filmmakers who have worked in Jharkhand and I have been associated with, and I really want like people to see what they do with the Adivasis. It's like when they are working on projects with Adivasis, they make sure that they at least inject some cinema की तरफ रुझान, and वो भी try करते हैं कि उनका एक टेस्ट डेवलप करे, मतलब work more than what the filmmaking is only, the particular film is on. उसके अलावा आप लोगों के दिमाग में ये उसके फिल्म मेकिंग के प्रति इंटरेस्ट जगा सकते हैं, और you can identify some people who have the potential to become filmmakers or tell stories, and then उनको थोड़ा enable करने का जो ये है enable करने की कोशिश कर सकते हैं. I think this is very important. Otherwise, then service to the community doesn't happen. It just only a film gets made, and that story is told to the people, and it attracts more gaze. Thank you. मुझे लगता है बहुत important है. Yeah, actually mainstream जो filmmakers बनाते हैं, the basic जो basic उनका ठीक नहीं होता, like the research और समय भी बिताना, अगर leopard prints velvet costume आप आदिवासी कम्युनिटी के किसी इंसान को दे दो तो आप समझ पाते हो, राइट, उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है. तो पहले वो डिस्टेंस दूर करें, और झिंगालाल अवार्ड तो दुनिया से निकाल ही देना चाहिए. झिंगालाल निकाल ही देना चाहिए. I've been hearing all this. ज़्यादा इतना अफेक्ट किया था मेरी जिंदगी में. मेरा academic, like till standard 5 I was like one of the toppers in my school. उसके बाद फिर standard 6 से I don't know how all the students from Bihar and all the people who are non-tribals, उनके दिमाग में ये caste का और those images का बहुत सारा ऐसे knowledge आया, जो कि उनके I'm sure it is coming from the parents, and they started saying things to us, and then उसकी वजह से मेरा पूरा confidence इतना low हो गया, to which a person who was securing 85 to 90 to 95% in the class, that person started securing only 60%, and it remained till my college, where in the college I never told anybody that I'm tribal, and I was hiding everything. I was building my body. I was wearing branded clothes. निरंजन भाई, ये सब था. तो ये बहुत important है कि this these terminologies and this ये is term distance को कम कर दिया जाए, और ये जो I don't know कहाँ से आए, ये बहुत ही I mean ये सबको निकाल दिया जाए. तो हम लोग ये हमारे जो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर आइडियाज और आपके जो थॉट्स हैं, हम लोग ये पैनल को हम लोग अभी तो कुछ चीज जो हमारे फाउंडर है वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमें और 1 मिनट उनसे बात. थैंक यू सो मच आशीष, एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों को. मतलब ये है एक कमाल का पैनल डिस्कशन जहां पे हम लोगों को ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये खत्म होना चाहिए. क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपस में हमारे विचार चल रहे हैं, एंड of course this was the whole idea. आदिवासी आवाज समिट की सोच ही यही थी कि हम सारे एक मंच पे आए और चर्चा करें. I personally want to thank and on the behalf of all the Adivasi Lives Matter की टीम और हमारे 40,000 जो दोस्त है सोशल मीडियम्स पे, I want to thank you Sneha Mundari जी, निरंजन जी, लिपिका सिंह and Sumit. This has been incredible, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक शुरुआत है, क्योंकि आदिवासी आवाज तो और बड़ा और दूर तक जाना चाहिए. तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशंस और आगे चलते रहेंगे इसी तरीके से. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपने अपने जीवन से समय निकाल के यहाँ पे समय दिया. बहुत बहुत शुक्रिया हम सब लोगों की तरफ से आप सबको. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you so much और लिपिका, स्नेहा, निरंजन, सुमित जी. Thank you so बहुत-बहुत जोहार.
I have one thing to add. Like, can you just like somehow ये सारे questions हमें compile करके भेज सकते हाँ. हो? It will be quite बिल्कुल nice. बिल्कुल भेजेंगे, जरूर जरूर. Yes, Yeah, yeah. absolutely. Thank you. Please. That's very kind Thank of you. you. Thank you. Thank you. और सबको Bye मेरे bye. तरफ से सिविल लीदे और एलएम टीम के तरफ से सभी को सिविल लीदे.